भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक दिन एक वो था, वो 15 अगस्त 1947 के, और दूसरा वो 26 जनवरी 1950 को। इन दोनों दिनों के मायने कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। 15 अगस्त को आज़ादी हमें ब्रिटिश हुकूमत से मिली थी और 26 जनवरी को हमें पूरी आज़ादी मिली थी। हमें आज़ादी मिली थी वोट देने के अधिकार की आज़ादी, अपने मज़हब पे चलने की आज़ादी, भेदभाव से आज़ादी, जिम्मेदारी से आज़ादी और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी मिली थी हमें 26 जनवरी 1950 में। ये दुनिया दो विचारधाराओं में से चलती है। एक विचारधारा जो कम्युनिस्ट है और दूसरी विचारधारा जो सेकुलर विचारधारा है। इस दोनों विचारधाराओं के दो प्रमुख सहयोगी हैं, रशिया और दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कुछ ही दिनों में हम रिपब्लिक डे को मनाएंगे, रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट भी करेंगे और काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिससे आपको अपने अधिकार, अपने मजहब पर चलने के लिए स्वतंत्र रूप से का जश्न मनाएंगे। पर एक ऐसा देश भी है जो इसी आज़ादी को पाने के लिए लड़ रहा है, वो अपनी जान की शहादत भी दे रहा है। जो इस आज़ादी के लिए इस देश ने तकरीबन 46,000 बच्चे और औरतों की जान को गंवाया और उसकी कुर्बानी दी है। ये शहादत हाल ही की, ये शहादत तब से दी जा रही है जब से पैलेस्टाइन ने इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटेन द्वारा किया गया था या उन पर थोपा गया था। ये आज़ादी पाने की लड़ाई तब से लड़ी जा रही है, 1948 से लड़ी जा रही है। छोटी सी झलक देता हूँ आपको। 1948 से पहले एक अरब मुल्क था जिसमें अरब पैलेस्टीनियन अरब मेजॉरिटी में और ज्यूश माइनॉरिटी में थे, जिनकी पॉपुलेशन तकरीबन 10% से भी कम थी। 1920 और 1940 के बीच ज्यूस की पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा था और 1947 तक आते आते इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 6,30,000 हो गई थी। ये सब हो रहा था 1917 के बालफोर डिक्लेरेशन के बीच। बालफोर डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन है जिसमें ज्यूस को होमलैंड देने की बात की गई थी, विच इज अबाउट होमलैंड ऑफ ज्यूस, जिसमें एक जायनिस्ट की विचारधारा भी का महत्वपूर्ण योगदान था। 1917 में बालफोर डिक्लेरेशन होने के बाद 1917 के बालफोर डिक्लेरेशन से पहले 1915 में ब्रिटिश हुकूमत ने अरब पैलेस्टीनियों से भी ये वादा किया था उन्हें ऑटोमन अम्पायर से आज़ादी दिलाने का और पैलेस्टीन को आज़ाद करने का। 1948 में नकबा वॉर की कहानी का स्टार्ट 1917 के बालफोर डिक्लेरेशन के साथ ही शुरू हो गया था, जब ब्रिटिशर हुकूमत ने पैलेस्टाइनियों को ये जो पैलेस्टीनियों की जगह थी इजराइल के नाम कर दी थी। 1948 में नकबा वॉर की शुरुआत यहीं से शुरू हो गई थी, जिसके बाद 1967 में फिर वॉर भी हुआ और ये लड़ाई 1948 से टिल 2025 तक चल रही है और आगे भी चलिए, इसका कोई पता नहीं। आज भी ये कहानी लिखी जा रही है। 7 अक्टूबर 2023 में हमास के द्वारा एक वॉर की कहानी लिखी गई। ये कहानी ऐसे ही नहीं लिखी गई थी, इस कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी है। इस कहानी ने काफ़ी दर्द समेटे हुए, जिससे आपको दर्द का एहसास होगा, जो आपको इजरायली ऑक्यूपेशन को दिखाएगा, जो आपको इजरायली ऑक्यूपेशन के बारे में बताएगा ऑन वेस्ट बैंक, जो बताएगा कि इजरायली ऑक्यूपेशन वेस्ट बैंक में किस तरीके से। इस तरह के वीडियो को आप यूट्यूब और न्यूज़ चैनल में हमेशा सुनते आए, इजरायली ऑक्यूपेशन ऑन वेस्ट बैंक पर। 7 अक्टूबर उन लोगों को जगाने के लिए था जो सोए हुए थे, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वेस्टर्न कंट्री हो, चाहे अरब की कंट्री हो। मैं एक ऐसे देश के बारे में बात करना चाहूँगा जो यूनाइटेड नेशन को सबसे बड़ा चंदा भी देता है। उसने हाल ही 2022 में तकरीबन 18 बिलियन चंदा दिया था यूनाइटेड नेशन को, जो कि
यूनाइटेड नेशन के कलेक्टिव बजट के 1/3 है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका नाम है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमेशा ग्लोबल पीस, ह्यूमन राइट्स और हेल्थ के बारे में बात करता है और लोगों को लेक्चर भी देता रहता है। पर ये वही देश है जो इजराइल को गाजा पर जेनोसाइड करने के लिए उन्हें हथियार और पैसे भी प्रोवाइड करता है। आखिर ये कैसा मुल्क है? यूनाइटेड नेशन में वीटो के जरिए इजराइल को बचाता भी है। ये कैसा मुल्क है? एक ऐसा देश जो सबको संविधान का प्रवचन देता है और अपने देश में इजराइल के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाता भी है। आखिर ये कैसा मुल्क है? एक ऐसा देश जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच समझौता करने के लिए या मसौदा करने के लिए अरब की कंट्रियों के चक्कर भी लगाता है और इजरायलियों को पैसे और हथियार से देने की बात भी करता है और उसके बाद ये कहता भी है इजराइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। आखिर ये कैसा मुल्क है? एक ऐसा मुल्क जिसने इजराइल को जेनोसाइड करने के लिए एक खुली छूट दे दी है। आखिर ये कैसा मुल्क है? मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि ये लड़ाई हमास इजराइल के खिलाफ नहीं बल्कि उन देशों के खिलाफ लड़ रहा है जो इजराइल का साथ दे रहे हैं हाँ गाजा में जेनोसाइड करने के लिए। इस जर्मनी 2025 में सीज फायर लागू हुआ। पैलेस्टीनियन के अंदर जो खुशी की लहर थी वो देखने को बनती है और हमास के द्वारा छोड़े गए इजरायली हॉस्टेजेस के अपने परिवार से मिलने की जो खुशी दिखती है वो देखने को बनती है और इजरायलियों द्वारा पैलेस्टाइनियन हॉस्टेजेस को अपने जेलों में बंद कर उन्हें टॉर्चर करने और जब उन्हें रिहा करने पर अपने पैलेस्टीनियन परिवार से मिलने पर पैलेस्टीनियन हॉस्टेज की खुशी जो देखने को मिलती है वो देखने को बनती है और इससे उनकी खुशी का पता चलता है और ये पता चलता है आज़ादी क्या होती है और आज़ादी किस लिए लड़ी है और आज़ादी की लड़ाई कितनी भारी होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं ये मूवमेंट शुरू हुई एक जायनिज़्म विचारधारा से। मैं आपको एक इजरायली हिस्टोरियन इयान पेपे की वीडियो का छोड़े जा रहा हूँ और आपको ये निश्चित करते कह रहा हूँ कि आप इसको ज़रूर समझिएगा अपनी आज़ादी से। क्या ये आज़ादी पैलेस्टीनियन वाले डिज़र्व नहीं करते? क्या उन्हें हक नहीं है अपनी ज़िंदगी जीने का? या क्या उन्हें हक नहीं है एक ऐसे अधिकार को पाने का जिसे उनके राइट को दिखाता है, जो उनके राइट्स को बताता है कि ये भी एक राइट है, ये भी एक आदमी है? क्या उन्हें अधिकार नहीं है अपने देश में रहने का? आखिर ये कब होगा? आखिर ये कब बदलेगा? एक ऐसा देश जो 1948 से टिल 2025 तक अपने देश की आज़ादी और अपने संविधान में अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ता है। मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ इजरायली हिस्टोरियन इयान पेपे इस वीडियो पर। Willing to say with some caution that this is the last phase of Zionism. ज़ायनिज़्म का एक आखिरी सफ़र जैसे हिटलर का एक आखिरी सफ़र था। आप ये वीडियो जरूर देखिए।